Good morning to every students. Today we are starting the third chapter from the government textbook bookkeeping and accountancy. The name of the chapter is journal. तो हम थर्ड चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, बराबर, और चैप्टर का नाम है जर्नल. ठीक है. तो अगेन इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है, दैट इज MCQ, ट्रू एंड फॉल्स, एग्री डिसएग्री, कंप्लीट द इनकम्प्लीट सेंटेंस, और जो भी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स है उस सब का सब हम लोग देखेंगे. फिर से मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हम लोग इस चैप्टर को एक रिवीजन के फॉर्म में करेंगे. मतलब जब मैं ऑब्जेक्टिव आपको करा रहा हूँ तो ये मत समझो कि खाली वही मैं बता रहा हूँ कि इसका आंसर ए है, इसका आंसर ए है, बल्कि हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेड जो दूसरे पॉइंट्स है पूरी की तरह पूरा का पूरा हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे. मतलब उस ऑब्जेक्टिव को तो हम करेंगे ही, लेकिन उससे और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं, उसे भी हम लोग यहाँ पर इंक्लूड कर लेंगे. तो लेट्स वी स्टार्ट दिस लेक्चर. तो सबसे पहला है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक से ही है. गिव वन वर्ड, टर्म और फ्रेज फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. हमको वन वर्ड बताना है. लिखा है अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री. आपको पता है ना, जैसे ही कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो डे टू डे ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल बुक, दैट इज अ प्राइम बुक. इसलिए प्राइम बुक को हम लोग क्या बोलते हैं, जर्नल बुक या जर्नल. मतलब अकाउंट्स करते समय हमारे पास जो सबसे पहला बुक आता है वो होता है जर्नल बुक, इसलिए उसको बोलते हैं प्राइम बुक या ओरिजिनल एंट्री बुक, डे टू डे बुक. और उसके बाद जो बुक बनता है आफ्टर जर्नल एंट्री, हम क्या बनाते हैं, लेजर बुक. मीन्स फ्रॉम द जर्नल, देयर आफ्टर फ्रॉम द जर्नल या विद द हेल्प ऑफ जर्नल वी प्रिपेयर द लेजर बुक. तो लेजर बुक को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी बुक. और जर्नल को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी बुक या ओरिजिनल बुक. ओके सर. नेक्स्ट, द टैक्स इम्पोज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. ये तो पता ही है कि 1 जुलाई 2017 से हमारे इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्स का पूरा जो स्ट्रक्चर था चेंज हो गया. जितने भी टाइप के टैक्स थे, चाहे तुम्हारा वैट हो, कस्टम ड्यूटी हो, इंपोर्ट ड्यूटी हो, एंटरटेनमेंट टैक्स हो, उसके बाद में एक्साइज ड्यूटी हो, सर्विस टैक्स हो, सबको मर्ज करके कंबाइन करके एक कैटेगरी में उसको लाया गया, जिसे बोलते हैं हम लोग GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स. तो टैक्स इम्पोज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, GST, बराबर, और SGST. ऐसे दो टैक्स तैयार हुए जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, जिसको हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करते हैं, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और जो स्टेट गवर्नमेंट के हिस्से में जाता है इसे बोलते हैं हम लोग स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स. लेकिन यहाँ पे आंसर लिखते समय ऐसा बाइफरकेट करके आपको नहीं लिखना है, खाली वन टर्म बनाना है, तो उसको बोलेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स. फुल फॉर्म में लिखेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स. ओके सर. थर्ड, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ एंट्री. आपको पता है जब हम लोग एंट्री पास करते हैं, सबसे पहला क्या होता है, ट्रांजैक्शन. फिर ट्रांजैक्शन से हम लोग क्या करते हैं, उसको जर्नल एंट्री तैयार करते हैं, जर्नल एंट्री के फॉर्म में लिखते हैं या एंट्री के फॉर्म में लिखते हैं. जैसे कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर ए, तो कैश अकाउंट डेबिट टू ए, ये क्या हो गया आपका एंट्री. अब इस एंट्री को हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, बराबर, शॉर्ट में, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ एंट्री. उसको बोलते हैं हम लोग नरेशन. नरेशन किससे स्टार्ट होता है, बीइंग वर्ड से.
हमेशा शॉर्ट में होता है, ब्रैकेट में लिखा जाता है आफ्टर द एंट्री। तो यहाँ पर लिखा है ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ एन एंट्री, दैट इज नरेशन। ओके, तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जैसे कि मैंने कोई ट्रांजेक्शन रीड किया, अब उस ट्रांजेक्शन के की जर्नल एंट्री पास करना या जर्नल के अंदर लिखना है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं जर्नलाइजिंग। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं जर्नलाइजिंग। बराबर, जर्नलाइजिंग। उसके बाद नेक्स्ट है द फ्रेंच वर्ड फ्रॉम विच द वर्ड जर्नल इज डिराइव्ड। तो जर्नल जो है वो फ्रेंच वर्ड से निकला हुआ है। फ्रेंच में उसे बोलते हैं जोर, JOUR, जोर। तो इसका आंसर है जोर। जोर को बोला जाता है डे। आपको डे नहीं लिखना है, आपको जोर ही लिखना है, JOUR, जोर, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है डे। तो मैंने बताया था कि डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन जर्नल। तो जो डे टू डे है बराबर, उसको हम लोग फ्रेंच में बोलते हैं जोर। इसलिए फ्रेंच वर्ड फ्रॉम विच द वर्ड जर्नल इज डिराइव्ड, दैट इज द जोर, डे। हर दिन का जो भी आपका ट्रांजैक्शन होता है वो जर्नल बुक में लिखते हैं, इसलिए उसे बोलते हैं जोर। कंसेशन गिवन फॉर इमीडिएट पेमेंट। कंसेशन का मतलब होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट दो टाइप का होता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। कैश ट्रेड डिस्काउंट कब दिया जाता है? जब आप हैवी परचेस करते हो, ह्यूज अमाउंट आप परचेस करते हो, ह्यूज अमाउंट आप गुड्स परचेस किए, कहीं पे गए आपने लाखों रुपए का माल खरीदे, तो उस केस में सेलर जो होता है वो बायर को रेट में कुछ कंसेशन दे देता है। जैसा 10 का रेट था तो मैंने बोला ठीक है 9 रुपीज़ पर पीस आप दे देना, तो क्या हो गया आपका ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो बल्क परचेस पे देते हैं और ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में लिखा नहीं जाता है। इट डज नॉट इंडिकेट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये केवल रेट में जो आपने डिफरेंस कर दिया है, जो रेट में आपने कंसेशन दे दिया है वही हो गया। बिल बनाते समय नया रेट लग जाएगा, 10 का नहीं बल्कि 9 का लगेगा। इसलिए ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग अकाउंट में इंडिकेट नहीं करते हैं। फिर उसके बाद में अगर आपने पेमेंट भी जल्दी से जल्दी कर दिया है, करने को तैयार हो जाते हो, तो सेलर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता है, डेट इज़ अ कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट इज गिवन फॉर पेमेंट पर्पस। जैसा भी क्रेडिट में अगर आप माल खरीद रहे हो तो ट्रेड डिस्काउंट तो आपको मिलेगा, लेकिन पैसे भी आप जल्दी से जल्दी दे रहे हो या सेम डे पे कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है, दैट इज़ अ कैश डिस्काउंट। ये बिल बनने के बाद होता है, इसलिए कैश डिस्काउंट को हमको एंट्री के टाइम पे दिखाना पड़ता है, कितना हम डिस्काउंट ले रहे हैं, इतना डिस्काउंट हम दे रहे हैं। तो कैश डिस्काउंट इज़ फॉर द कैश ट्रांजेक्शन। इसका मतलब अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा तो कैश डिस्काउंट नहीं दिया जाता है। अब आ जाते हैं इसके आंसर पे कि कंसेशन गिवन फॉर इमीडिएट पेमेंट, दैट इज अ कैश डिस्काउंट। ओके, नेक्स्ट, एंट्री इन विच मोर देन वन अकाउंट्स आर डेबिटेड और क्रेडिटेड। ये जब हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं तो जर्नल एंट्री पास करते समय आपके पास दो वे है, बाय टू वे वी कैन पास द जर्नल एंट्री। एक होता है सिंपल जर्नल एंट्री
और एक होता है कंबाइंड जर्नल एंट्री। जैसा कि सिंपल कैश रिसीव्ड फ्रॉम महेश, तो हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू महेश, 1 डेबिट एंड 1 क्रेडिट। लेकिन ऐसा हो गया कि प्रोप्राइटर इंट्रोड्यूस इनटू बिजनेस कैश, मशीन, फर्नीचर, तो डेबिट में आ गया कैश, मशीन, फर्नीचर टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास 3 डेबिट है और 1 क्रेडिट है। अब क्रेडिट में भी 2 क्रेडिट हो सकते हैं, उसका भी एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको। रेंट पेड बाय चेक एंड कैश, तो रेंट पेड, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश टू चेक मतलब टू बैंक, तो मोर देन 1 क्रेडिट, तो इसे क्या बोलते हैं कंबाइन एंट्री। सिंपल एंट्री में भी आप कर सकते हो, रेंट टू कैश एक बार लिखा, फिर रेंट टू बैंक दूसरी बार लिखा, तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको टाइम बचाना है तो आप कंबाइन एंट्री कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखा है एंट्री इन विच मोर देन 1 अकाउंट्स आर टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड, तो जिसे बोलेंगे हम लोग कंबाइन एंट्री, कंबाइन एंट्री, कंबाइन एंट्री। ओके, नेक्स्ट, एनीथिंग टेकन बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज प्राइवेट यूज़। अब प्रोप्राइटर बिजनेस में जो भी लाता है उसे हम लोग क्या टर्म यूज़ करते हैं कैपिटल, और एट द सेम टाइम अगर प्रोप्राइटर अपने घर पे बिजनेस से कुछ लेके जाता है पर्सनल पर्पस के लिए, तो उसे टर्म यूज़ करते हैं ड्राइंग्स, उस समय टर्म यूज़ करते हैं ड्राइंग्स। ओके, नेक्स्ट, टैक्स पेएबल टू द गवर्नमेंट ऑन परचेज ऑफ गुड्स। जैसा मैंने जीएसटी की बात बताया, तो जीएसटी जो इनडायरेक्ट टैक्स है, अगर हम परचेज के टाइम पे जीएसटी कंसीडर करते हैं तो उसे बोलते हैं इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स, और सेल करते समय जो जीएसटी होता है उसे कहते हैं हम लोग आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स। परचेज के टाइम पे इनपुट टैक्स और सेल के टाइम पे आउटपुट टैक्स, इस तरह से टर्म यूज़ करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखा है परचेज ऑफ गुड्स, तो परचेज ऑफ गुड्स है तो क्या हो गया ये इनपुट टैक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर ऑफ द लेज़र, आप लेज़र जब बनाते हैं तो बराबर, तो क्या होता है पेज नंबर लिखते समय लेज़र फोलियो लिखा जाता है, लेज़र फोलियो, और जर्नल के लिए क्या है जर्नल फोलियो। तो पेज नंबर ऑफ जर्नल, जर्नल फोलियो, पेज नंबर ऑफ लेज़र, लेज़र फोलियो। जर्नल फोलियो को हम लोग JF लिखते हैं, JF नंबर, और लेज़र फोलियो के लिए लिखते हैं LF नंबर, इस तरह से। चलो, ये था 1 वर्ड। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो एंड रीराइट द स्टेटमेंट। जैसे भी आपका रिटन एग्ज़ाम होगा तो स्टेटमेंट को आपको दोबारा लिखना पड़ेगा, ये याद रखो। खाली केवल आंसर लिख दोगे तो मार्क्स नहीं देते। डैश मीन्स explanation of transaction recorded in the journal,
तो अभी बताया कि जर्नल एंट्री का एक्सप्लेनेशन क्या होता है, नरेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं नरेशन, एक्सप्लेनेशन ऑफ जर्नल एंट्री, एक्सप्लेनेशन ऑफ जर्नल एंट्री इज कॉल्ड एज ए नरेशन. Next, dash discount is not recorded in the books of account. तो trade discount is not recorded in the books of account, but cash discount is always recorded. Recording of transaction is journal is called journalizing. जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम लोग टर्म यूज करते हैं अकाउंट्स में, जर्नलाइजिंग. We are passing the journal entry, journalizing. Okay. Next, every journal entry required. तो बताया एवरी जर्नल एंट्री के नीचे हम लोग क्या लिखते हैं, नरेशन. एवरी जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड नरेशन. The dash column of the journal is not recorded at the time of journalizing. जब जर्नल एंट्री पास करते हैं तो हम लोग जर्नल एंट्री लिखते हैं, नरेशन लिखते हैं, डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट लिखते हैं, ठीक है ना. लेकिन आपने देखा होगा कि जर्नल एंट्री का जो लाइनिंग होता है या रूलिंग होता है वो किस तरह का होता है. इस जर्नल एंट्री के समय हम लोग डेट, पर्टिकुलर्स जहाँ पे हम लोग डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में एंट्री पास करते हैं, और एक जर्नल है तो जर्नल के टर्म में हम लोग क्या करते हैं, एलएफ लिख के रखते हैं, एलएफ नंबर है, देन डेबिट रुपीज़ और क्रेडिट रुपीज़. तो हमने डेट लिखा, जर्नल एंट्री पास किया, डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट लिखा, लेकिन एलएफ नंबर उस समय नहीं लिखते हैं. और एलएफ नंबर कब लिखा जाएगा, जब आप लेज़र अकाउंट में उसकी पोस्टिंग करोगे. जब लेज़र अकाउंट हम लोग बनाते हैं, लेज़र अकाउंट का रूलिंग देख लो, ये आपका लेज़र अकाउंट है. तो लेज़र अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, जेएफ लिखते हैं. लेज़र में जेएफ और जर्नल में एलएफ लिखते हैं. अब समझो ये जो जर्नल एंट्री पास किया है ये लेज़र में पोस्टिंग करते समय पेज नंबर 25 पे गया है, उस समय हम लोग लिखेंगे 25. जर्नल एंट्री के टाइम पे हम लोग नहीं लिख पाएंगे क्योंकि लेज़र तो बाद में बनेगा और वो किस पेज पे पोस्टिंग होगा वो हमको बाद में पता चलेगा. इसलिए यहाँ पे लिखा है कि द डैश कॉलम ऑफ द जर्नल इज नॉट रिकॉर्डेड at the time of journalizing. Laser folio, laser folio. Goods sold on credit should be debited to. ये जब भी डेबिटेड और क्रेडिटेड इस तरह से पूछा जाता है तो आप सबसे आसान तरीका होता है कि आप क्या करो, जर्नल एंट्री पास कर लो. गुड्स सोल्ड, तो आपके पास से गुड्स जा रहा है, बराबर, और क्रेडिट पे है तो पार्टी का नाम आएगा. गुड्स सोल्ड, तो हमारे आँख के सामने कौन खड़ा है, पार्टी. पार्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटर्स. हाँ सर, डेटर्स बोल सकते हैं क्योंकि उससे पैसे मुझे लेने हैं. उसको हम लोग कस्टमर भी बोल सकते हैं क्योंकि हमारा वो कस्टमर है. हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कस्टमर. ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो पार्टी का नाम आएगा. अगर यही कैश होता तो गुड्स सोल्ड ऑन कैश शुड बी डेबिटेड टू कैश अकाउंट हो जाता, फिर ये डेटर्स नहीं आता, यहाँ पे क्या आ जाता, कैश आ जाता. तो यहाँ पे कस्टमर्स, तो इसका आंसर है कस्टमर. वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी शुड बी डेबिटेड टू डैश. देखो अकाउंट्स में जब भी आप कोई असेट्स परचेस करते हो
मशीन, लैंड, फर्नीचर, मोटर कार, उसका जो भी कॉस्ट होता है, कॉस्ट ऑफ द असेट्स 1,00,000 है। हाँ सर, कॉस्ट ऑफ द असेट्स 1,00,000 है। अब आपने ऑन द वे जो भी एक्सपेंस किया होगा उसको लाने का खर्चा, ट्रक टेम्पो से लेके आए, कुली को दिया उसको उठाने के लिए, बराबर, जिसे बोलते हैं हम लोग इंसिडेंटल चार्जेस, वो समझो हो गया 20,000 इंसिडेंटल चार्जेस। अब उस मशीन को मेरे फैक्ट्री के अंदर इंस्टॉल करना है, उसके लिए मुझे मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा, तो उसे मुझे देना पड़ेगा इंस्टॉलेशन चार्जेस। इंस्टॉलेशन चार्जेस समझो 5,000 दिया। अब कोई पूछेगा सर मशीन कितने में पड़ी आपको, तो मैं 1,00,000 नहीं बोलूँगा सर, बोला पूरा टोटल खर्चा इस मशीन पे हो गया 1,25,000 का। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है कि असेट्स का जब कॉस्ट की बात आती है तो उस कॉस्ट में परचेस प्राइस तो इंक्लूड होगा ही। उस कॉस्ट ऑफ मशीन में, कॉस्ट ऑफ असेट्स में परचेस प्राइस तो इंक्लूड होगा ही, जो हमने शॉपकीपर को दिया जहाँ से मशीन पर, उसके अंदर इंसिडेंटल चार्जेस भी इंक्लूड होगा जो आपने रास्ते में पे किया, बराबर, और साथ साथ में क्या प्लस होगा, इंस्टॉलेशन चार्जेस प्लस होगा। तब जाके उस मशीन का टोटल कॉस्ट पता चलेगा। मशीन है 1,00,000 रुपए का, आपने रास्ते में खर्च कर दिया 20,000 रुपये और इंस्टॉलेशन चार्जेस के 5,000 दिए, तो ये हो गया 1,25,000। तो फाइनली वो मशीन जो थी वो आपके लिए 1,25,000 का हो गया। तो अब ये जो 20,000 और 5,000 है, इसको हमको सेपरेट बताने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा मैं मशीन बोलूँगा कि 1,25,000 का है। तो 20,000 5,000 भी मशीन में इंक्लूड हो गया, डेबिट हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन किया हुआ है कि वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन शुड बी डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। मशीन के अंदर ही ऐड हो जाएगा, उसको अलग से दिखाने की ज़रूरत नहीं है। कमीशन पेड टू एजेंट शुड बी डेबिटेड टू, जनरली क्या होगा, कमीशन पेड का कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो क्या डेबिट किया, कमीशन, तो शुड बी डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट। ओके, नेक्स्ट है लोन टेकन फ्रॉम देना बैंक शुड बी क्रेडिटेड टू। अगेन जनरली पास करो, आपने लोन लिया है बैंक से, तो व्हाट कम्स इन कैश एंड हु इज द गिवर, बैंक, बैंक का नाम क्या है, देना बैंक, तो जनरली क्या हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू देना बैंक, तो देना बैंक इज क्रेडिटेड, तो लोन टेकन फ्रॉम देना बैंक शुड बी क्रेडिटेड देना बैंक। Purchase of animals for cash should be debited to livestock। जिंदा है, मशीन होता है, फर्नीचर होता है, वैसा अगर कोई एनिमल परचेस करते बिजनेस पर्पस के लिए, बहुत सारे जो फैक्ट्री होते हैं, ऑफिस होते हैं, उनकी सेफ्टी के लिए लोग डॉग खरीदते गेट पे बांधने के लिए, तो क्या हो गया उनके लिए असेट से लाइवस्टॉक। ये था आपका चूज द करेक्ट वर्ड, मल्टीपल चॉइस था। अब नेक्स्ट है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स विथ रीजन। हमको रीजन भी देना पड़ेगा, ठीक है, दे देंगे। नरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ईच एंड एवरी एंट्री, सीधा सीधा फॉल्स है। इसका आंसर है नरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी
ट्रांजेक्शन या एवरी एंट्री। अ जर्नल वाउचर इज मर्ज फॉर ऑल ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड इन द जर्नल। अब सुनो ध्यान से, अकाउंट्स में जब भी कोई भी आप जर्नल एंट्री पास कर रहे हो या कोई भी एंट्री कर रहे हो तो उसके लिए आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि ये ट्रांजेक्शन हुआ है। एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैंने कंप्यूटर परचेस किया और जर्नल एंट्री पास कर रहा हूँ कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब कंप्यूटर मैंने परचेस किया है, मैं मुंह से तो बोल रहा हूँ कि कंप्यूटर मेरा है, लेकिन कोई पूछेगा सर प्रूफ बताओ कि ये कंप्यूटर आपके बिजनेस का है, तो मैं बिल दिखाऊंगा कि देखो बिल किसके नाम पे है, बिल का अमाउंट देख लो, चाहे तो इस शॉप पे आप फ़ोन करके पूछ लो। तो क्या हो गया, वाउचर, उसको बोलते हैं वाउचर डॉक्यूमेंट्स। बिना उसके काम नहीं चलेगा। कोई भी एंट्री का अगर आपके पास प्रूफ नहीं है, सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो उस एंट्री को आप पास नहीं कर सकते, ये याद रखना। अब पेट्रोल भराते हो तो पेट्रोल पंप से आप बिल ले लो और उस बिल को लाके आप फाइल कर दो और उस बेसिस पे आप जर्नल एंट्री पास कर सकते हो। तो बिल क्या हो गया, आपका प्रूफ हो गया, वाउचर हो गया। तो जर्नल वाउचर इज मर्ज फॉर ऑल ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड इन द जर्नल, ट्रू। कैश डिस्काउंट अलाउड शुड बी डेबिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट, ट्रू है, क्योंकि जब हम लोग डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो हमारा क्या हो गया, एक्सपेंसेस लॉसेस, तो नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से एक्सपेंसेस लॉसेस शुड बी डेबिटेड, तो डिस्काउंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। जर्नल इज ए बुक ऑफ प्राइम एंट्री, ट्रू है। लेजर क्या हो जाएगा आपका, सेकेंडरी एंट्री। सबसे पहला जो भी होता है वो जर्नल में ही रिकॉर्ड होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्राइम एंट्री। ट्रेड डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, फॉल्स, क्योंकि आपका जब बिल बनता है तो उसमें ट्रेड डिस्काउंट दिखता नहीं है, और रेट में जो भी आपने चेंज किया होगा, जो भी बार्गेनिंग करके नया रेट डिसाइड होगा वो दिखाई पड़ता है। तो ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, फॉल्स। गुड्स लॉस बाय थेफ्ट इज डेबिटेड टू गुड्स अकाउंट, इसके जर्नल एंट्री पास करो। गुड्स लॉस बाय थेफ्ट मतलब गुड्स हमारे कंपनी से कम हो गया, तो टू गुड्स है जिसे हम लोग बोलते हैं स्टॉक, बराबर। अब डेबिट में क्या आएगा, कुछ पैसे मिल रहे हैं क्या, नहीं सर, डेबिट में तो हमारा लॉस हो जाएगा, लॉस बाय थेफ्ट। तो गुड्स लॉस बाय थेफ्ट इज डेबिटेड टू गुड्स अकाउंट, नहीं, डेबिटेड टू लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट। बहुत लोग इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। फॉल्स। If rent is paid to landlord, landlord's account should be debited. Rent paid की जर्नल एंट्री क्या है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो रेंट अकाउंट शुड बी डेबिटेड। यहाँ पे लिखा है लैंडलॉर्ड अकाउंट शुड बी डेबिटेड, तो क्या हो गया, फॉल्स। ओके। बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, फॉल्स है। बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स ओनली, तो इसलिए ये क्या हो गया आपका, फॉल्स। देखो नॉन मॉनेटरी मतलब बार्टर सिस्टम, जिसका कोई वैल्यूएशन नहीं है, बिना वैल्यूएशन के आप जर्नल एंट्री कैसा पास कर सकते हो, उसका अमाउंट होना चाहिए, उसकी वैल्यू होनी चाहिए, मॉनेटरी टर्म होना चाहिए। ओके। ड्राइंग मेड बाय प्रोप्राइटर इंक्रीजेस हिज कैपिटल, इम्पॉसिबल है। कैपिटल कब इंक्रीज होता है, जब बिजनेस में एडिशनल फंड आएगा, प्रॉफिट होगा, उस केस में आपका कैपिटल इंक्रीज होता है। कंपनी में जितना ज़्यादा पैसा लगाते जाओगे आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाएगा, तो कैपिटल विल गो अप। प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल विल गो अप। इन फ्यूचर में और एडिशनल कैपिटल लगाया तो पैसा लगाया तो कैपिटल विल गो अप। प्रॉफिट हुए जा रहा है, कैपिटल विल गो अप। लेकिन अगर आपने बिजनेस से पैसे निकालना शुरू किए तो आपका ड्राइंग्स होगा, वो क्या होगा, आपके कैपिटल को डाउन करेगा। लॉस हुआ तो आपके कैपिटल को और डाउन करेगा।
तो ड्राइंग्स मेड बाय प्रोप्राइटर इंक्रीजेस कैपिटल तो फॉल्स है, होना क्या चाहिए, ड्राइंग्स मेड बाय द प्रोप्राइटर डिक्रीजेस हिज कैपिटल होगा। ओके। जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स, इनपुट टैक्स शुड बी डेबिटेड। परचेज के टाइम पे हम लोग क्या लिखते हैं, इनपुट टैक्स डेबिटेड, ट्रू है, डेबिटेड होगा। और सेल्स के टाइम पे क्रेडिटेड होगा, आउटपुट टैक्स, ट्रू। ठीक है सर, चलो आगे बढ़ते हैं। fill in the blanks. The first book of original entry is, first book ओरिजिनल एंट्री को इसको बोलते हैं प्राइम बुक। जर्नल बुक भी बोलते हैं बहुत लोग। डे टू डे, डे बुक भी बोलते हैं। इसमें से कोई भी आप लिखोगे चलेगा, जहाँ तक आप जर्नल लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये सब बेसिक टर्म है जो लिखते हैं लोग। तो फर्स्ट बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज द जर्नल। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इनटू जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग। Explanation of transaction recorded in the journal entry, that is narration। ये सब रिपीट हो रहा है तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। एक्सप्लेनेशन ऑफ जर्नल एंट्री, एक्सप्लेनेशन। डैश डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड, ट्रेड डिस्काउंट। डैश इज कंसेशन अलाउड फॉर बल्क परचेज ऑफ गुड्स फॉर इमीडिएट पेमेंट। हालांकि उसको कैश डिस्काउंट बोलते हैं, या डिस्काउंट भी लिखोगे चलेगा। इमीडिएट पेमेंट के लिए कैश डिस्काउंट या खाली डिस्काउंट लिखोगे तो भी चलेगा। एवरी जर्नल एंट्री रिक्वायर्स नरेशन। डैश डिस्काउंट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, कैश डिस्काउंट इज द डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच द एंट्री इज रिकॉर्ड इन द जर्नल। अभी बताया। वाउचर, बिल हो गया, जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है उसे बोलते हैं वाउचर। देर आर डैश पार्टीज टू द चेक, उसको बोलते हैं 3 पार्टीज टू द चेक। अब देखो चेक का ध्यान दो। There are 3 parties to the check, ध्यान देना। मुझे आपसे 10,000 रुपये लेने हैं। हाँ सर। तो देखो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मिस्टर आर। मुझे आपसे 10,000 रुपये लेने हैं। आपने बोला सर चेक से ले लो, बोला ठीक है दे दो। तो आप मुझे चेक बना के दोगे, आप मुझे चेक बना के दोगे। यू आर मेकर ऑफ द चेक, तो उसको बोलते हैं हु मेक्स द चेक, दैट इज कॉल्ड ड्रॉवर। बराबर। उस चेक पे मेरा नाम लिखा होगा, क्योंकि आई एम गोइंग टू रिसीव द मनी। तो द पर्सन हु इज गोइंग टू रिसीव द मनी, दैट इज कॉल्ड पेई। लेकिन ये चेक जिस बैंक का है, जहां से पैसे मिलेंगे, जैसे बैंक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा, वहाँ से पैसे मिलेंगे। हु इज़ द गिवर, तो उसको बोलते हैं ड्रॉवी। तो देयर आर 3 पार्टीज टू द चेक। चेक बनाने वाला, पैसा देने वाला और पैसा लेने वाला। देयर आर 3 पार्टीज टू द बिल्स ऑफ टू द चेक। 3 parties. Dash check is more safe than the other check as it cannot be encased on the counter of the bank. चेक में बताया था ना, बैरर चेक होता है, क्रॉस चेक होता है, ऑर्डर चेक होता है। बैरर चेक, जिसके हाथ में चेक है उसे पैसा मिलेगा। मेरे हाथ से अगर चेक घूम गया और आपको मिल गया तो आप भी पैसा निकाल सकते हो, इसलिए सेफर नहीं होता है, लेकिन रिस्की होता है।
क्रॉस चेक जो होता है दैट इज़ मोर सेफर, वो अकाउंट से अकाउंट में जाएगा, जिस चेक पे जिसका नाम होगा उस अकाउंट में चला जाएगा, इसलिए उसको बोलते हैं क्रॉस चेक इज मोर सेफ देन द अदर चेक। नेक्स्ट है करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड रीराइट द स्टेटमेंट। करेक्ट करना है, सेंटेंस रॉन्ग है। ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल, ऑल नहीं, ओनली मॉनेटरी, अच्छे से लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ओनली मॉनेटरी बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल। ऑल में तो आप देख सकते हो नॉन मॉनेटरी भी आ जाएगा, तो नॉन मॉनेटरी तो लेते ही नहीं, ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कैश डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ऑलवेज। ट्रेड डिस्काउंट होता है तो नहीं रिकॉर्ड होता है। जर्नल इज ए बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री लिखा है, नो प्राइम एंट्री। अगर हाँ लेजर इज द बुक ऑफ द सेकेंडरी एंट्री होता है, तो जर्नल इज ए बुक ऑफ प्राइम एंट्री। जीएसटी इम्पोज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 1 जुलाई 2018 है, 1 जुलाई 2017, ये डेट याद रखो, 1 जुलाई 2017 से हमारे इंडिया में जीएसटी आ गया। मशीनरी परचेज बाय द प्रोप्राइटर डिक्रीजेस द कैपिटल। अब मुझे बताओ, प्रोप्राइटर जो भी लेके आता है उसका इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है, उसका इन्वेस्टमेंट मतलब ही कैपिटल, तो कैपिटल विल इंक्रीजेस, इंक्रीजेस इज कैपिटल। तो यहाँ पे डिक्रीज की जगह पे क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस। फिर नेक्स्ट है डू यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी एंट्री, अग्री, क्योंकि नरेशन को आपको हर एंट्री के बाद लिखना ही पड़ेगा। जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सेल टैक्स लिखा हुआ है, डिसएग्री, इट इज स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, अग्री, ट्रेड डिस्काउंट नहीं लिखते हैं। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इज डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, डिसएग्री, अभी बताया था, जो भी कॉस्ट होता है, इंस्टॉलेशन होता है, डेबिटेड टू मशीनरी में जाएगा, डेबिटेड टू असेट्स में ही होगा, डिसएग्री। प्रोसेस ऑफ एंटरिंग और रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन द जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग, अग्री, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जर्नलाइजिंग। अब कुछ न्यूमेरिकल है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। कैलकुलेट द फॉलोइंग। परचेज मोटर कार फ्रॉम टाटा एंड कंपनी वर्थ ₹2 lakhs एट 18% जीएसटी, फाइंड आउट द जीएसटी। तो गुड्स का प्राइस है 2 lakhs, तो प्राइस का 18%, 2 0 गया, तो 2000 इंटू 18, 36,000, तो जीएसटी कितना हो जाएगा, 36,000। तो यहाँ खाली जीएसटी पूछा है तो 36,000। कल को अगर स्प्लिट करके बोलता है कि सेंट्रल जीएसटी कितना होगा और स्टेट जीएसटी कितना होगा, तो इसका हाफ कर देने का, 18,000 हो जाता, लेकिन फिलहाल खाली जीएसटी बोला है तो 36,000। ओके सर। पेड ट्रांसपोर्ट चार्जेस 10,000, 5% जीएसटी। देखो यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट द सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, तो 10,000 का 5%, हालांकि आधा परसेंट बोलते हैं, मतलब आधा गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, हाफ सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, तो 5% का अगर हाफ निकालेंगे तो 2.5%। आप वैसा भी कर सकते हैं, या तो पहले आप 5% निकाल लो, तो कितना हो गया 500। अब इसका हाफ कर दो तो 250 एंड 250,
तो CGST 250, SGST 250 हो जाएगा। Bought goods from the Ranjan 10,000, 5% GST and 10% cash discount. Calculate the cash discount. देखो डिस्काउंट जो होता है आपके प्राइस पे होता है, उसके अंदर जीएसटी ये सब इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि अगर आप जीएसटी लेके अगर डिस्काउंट दे रहे हो तो मतलब गवर्नमेंट का भी नुकसान होगा। इसलिए जीएसटी निकालने के पहले का जो प्राइस है, हाँ ट्रेड डिस्काउंट तो माइनस होता ही है, लेकिन यहाँ ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, तो 10,000 है गुड्स का प्राइस। तो जो डिस्काउंट होगा 10%, वो इसके ऊपर होगा 1,000। अब यहाँ पे 5% जीएसटी निकालेंगे तो 500 होता है। तो हालांकि जो बिल बनेगा 10,500 का बनेगा। तो जो कैश डिस्काउंट देने की बात चल रही है, वो अगर मैं 10,500 पे दूंगा तो ये हो जाएगा 1050, एक बराबर नहीं है लगता है। इससे क्या होगा कि मुझे जो पैसा मिलेगा उसमें जीएसटी का भी पार्ट डिस्काउंट में चला गया है। तो जीएसटी का पार्ट डिस्काउंट में नहीं डालना है, गवर्नमेंट पूरा पैसा लेती है। तो जैसे अभी गुड्स परचेज फ्रॉम रंजन है बराबर, तो 10,000 और उसके ऊपर 10% कैश डिस्काउंट, तो 10% कितना हो जाएगा 1,000। विदाउट जीएसटी करके हमको डिस्काउंट निकालना पड़ता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1,000। Received check of 90,000 from Kiran in full settlement of his account 1 lakh. Calculate the discount rate. मुझे किरण से मिलने वाले था 1 लाख रुपए, लेकिन किरण ने बोला कि 90,000 ले लो, बात ख़त्म करो इन फुल सेटलमेंट। तो सीधा हिसाब है कि 10,000 रुपये मुझे कम मिले। तो कम मिले मतलब ही मैंने उसको बोला ठीक है कम कर दिए, तो ये क्या हो गया डिस्काउंट। तो अमाउंट अगर पूछेंगे डिस्काउंट का अमाउंट कितना है तो 10,000 है, लेकिन डिस्काउंट का रेट पूछा है। तो रेट जब भी निकालना रहता है तो किस तरह से रेट निकालते हैं, सुन लो ध्यान से। रेट ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट का अमाउंट डिवाइड बाय टोटल इंटू 100। ये 2 0 गया बराबर 1 2 0 गया 1 लाख। 1 2 3 4 5, अब इधर 3 0 निकाल देता हूँ तो कितना आ गया 10, तो 10%। तो रेट ऑफ डिस्काउंट विल बी द 10%। चेक करना है तो चेक कर लो। 1 लाख का अगर आप 10% निकालोगे, 1 लाख का 10% निकालोगे तो बराबर 10,000 आएगा। इस तरह से। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स ऑफ 1 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट और 10% कैश डिस्काउंट टू राम एंड रिसीव्ड 50% अमाउंट बाय चेक। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चेक रिसीव्ड। देखो अभी मैंने 1 लाख रुपए का माल राम को बेचने के लिए निकाला, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट 10% है, तो 1 लाख का 10% होता है 10,000। तो फाइनली गुड्स का जो बिल बनेगा वो 10,000 का बनेगा। तो मैं बोलूँगा राम को कि भाई 10,000 रुपये दो। बोला नहीं सर मैं अभी आधा ही आपको दूंगा। आधा मतलब कितना हो गया 45,000। तो मैं बोला ठीक है आपको फिर कैश डिस्काउंट जितना दोगे उस पर ही मिलेगा। तो 10% जो कैश डिस्काउंट है वो हम लोग 45,000 पे निकालेंगे, तो 4,500 तो हो जाएगा 40,500। तो राम मुझे 45,000 दे रहा था, तो मैं बोला ठीक है उस पर ही मैं डिस्काउंट देता हूँ। तो राम से मुझे जो चेक मिलेगा वो 40,500 का मिलेगा। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चेक रिसीव्ड 40,500 का। 45,000 के ऊपर ही 10% कैश डिस्काउंट होगा।
Complete the following table. Paid income tax 5,000 by check. इनकम टैक्स क्या होता है? पर्सनल, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहाँ पे अमाउंट डेबिटेड में मिसिंग है, क्या होगा? ड्राइंग्स 5,000। रिसीव्ड फ्रॉम सोनाली बाय आरटीजीएस। आरटीजीएस मतलब अकाउंट में डायरेक्टली बैंक से आ गया, ऑनलाइन ट्रांसफर। तो रिसीव्ड फ्रॉम सोनाली, तो हु इज व्हाट वी आर रिसीविंग? कैश। तो इंस्टेड ऑफ कैश द अमाउंट इज गोइंग इनटू द बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट एंड हु इज द गिवर? सोनाली। तो आंसर आ जाएगा सोनाली। संजय बिकम इंसॉल्वेंट एंड नॉट रिसीव्ड 400, उसे बोलते हैं हम लोग पैसा हमारा डूब गया, बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स इज ए लॉस, तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, और दिस लॉस इज फ्रॉम द संजय। तो संजय कैंसिल हो गया, तो संजय विल गो ऑन द क्रेडिट साइड, तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू संजय। परचेज हॉर्स, तो बताया था ना, लाइव स्टॉक टू कैश। और उसके बाद है ट्रांसफर फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ प्रोप्राइटर टू बिजनेस बैंक ₹50,000। प्रोप्राइटर का घर का फिक्स डिपॉजिट था, घर का पैसा था, और वो पैसा उसने क्या किया? बिजनेस के बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया। तो पैसा तो बैंक में आया, लेकिन ये पैसा है किसका? प्रोप्राइटर का, तो उसके हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो इसकी जनरेटी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पैसा आया बैंक में एंड हु इज द गिवर? प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर को हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल। तो इस तरह से इस चैप्टर में जितने भी गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक के ऑब्जेक्टिव्स थे, न्यूमेरिकल भी हमने कर लिया। आई होप आपको चैप्टर भी रिवाइज हो गया होगा, और जो यहाँ पर एमसीक्यू था वो भी हमने समझ लिया, और आई होप अब आपको ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट फॉर्म में आने लग जाएगा। थैंक यू।